हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपके हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर। ओके, अब एडोल्फ हिटलर पावर में आ गए थे तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करना था जर्मनी का। जो भी इनका पिछले 30 साल में 20 साल में नुकसान हुआ था उसको रिकवर तो करना ही था, तो रिकंस्ट्रक्शन करना था जर्मनी का। अब वो रिकंस्ट्रक्शन हिटलर कैसे करेंगे? हिटलर assigned the responsibility of economic recovery to economist Hjalmar Schacht। क्या ये हालमार शार्ट, ये हजालमार शाखट नहीं बोलना है, हालमार शार्ट, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. This project produced the famous German superhighways and the people's car, the Volkswagen। ठीक है, क्या है, क्या इन्होंने किया वो सब पढ़ लेते हैं। हालमर शाफ्ट का कंप्लीट जो एम था वो ये था कि जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ाया जा सकता है जब सारा प्रोडक्शन जो भी जर्मन यूज कर रहे हैं वो जर्मनी के अंदर ही हो। इसके अलावा जर्मनी अगर अपना खुद का प्रोडक्शन करके विदेशों में सामान बेचेगा तो उससे भी जर्मनी की इनकम बढ़ेगी। इसी एम के साथ इन्होंने सुपर हाईवेज बनाए जर्मनी में, सुपर हाईवेज, ठीक है। और उन्होंने एक कार इंडस्ट्री की स्थापना की जिसको आज के दिन भी हम लोग यूज करते हैं उन कारों को, जिस जो कंपनी है वोल्क्सवैगन। सो वोल्क्सवैगन कहाँ की कंपनी है भैया? वोल्क्सवैगन एक जर्मन कंपनी है, ये बात कभी नहीं भूलनी है। ओके, इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। He pulled out of the League of Nations in 1933, reoccupied the Rhineland in 1936। बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से हिटलर डेवलप कर रहा था, पावर गेन कर रहा था। लीग ऑफ नेशंस उन्होंने 1933 में छोड़ दिया और उन्होंने राइनलैंड जो उनसे छीन लिया गया था, फ्रांस और ये कुछ कंट्रीज ने, लिथुएनिया जैसी कंट्रीज ने बांट लिया था राइनलैंड को, वो उन्होंने 1936 में ऑक्यूपाई कर लिया राइनलैंड। ओके, एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया इन जर्मनी इन 1938। 1938 में उन्होंने ऑस्ट्रिया जो उनका एक नेबरिंग कंट्री था वहां पे भी अलग अलग जर्मन बोलने वाले ट्राइब्स थे, ट्राइब्स नहीं तो आप ये कह लीजिए कि विलेजेस थे, कुछ टाउन्स थे, उनको इन्होंने वापस से जर्मनी में इनकलकेट कर दिया, जर्मनी का हिस्सा बना दिया। अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। जैसे आज के दिन हम कहते हैं ना भारत माता की जय, ये हमारा स्लोगन है, या फिर वंदे मातरम ये हमारा स्लोगन है। सो उसी तरीके से हिटलर ने एक स्लोगन बनाया, वन पीपल यानी एक से लोग, वन एम्पायर यानी एक राज्य, एंड वन लीडर और उस राज्य पर एक लीडर। कहने का मतलब वो पूरे यूरोप में एक जर्मनी बनाना चाहते थे। पूरे यूरोप के रिसोर्सेस को सिर्फ जर्मन नाजीज, या फिर मैं कहूँ कि जो आर्यन रेस थी, जिसको हिटलर खुद भी बिलोंग करता था और मानता था कि जो आर्यन रेस जर्मनी में है वो सुपीरियर रेस है। कहने का मतलब जैसे आज के दिन भारत में हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख्स, मुस्लिम्स ये सब रहते हैं, अब इनमें से कोई एक अगर कहने लग जाए कि नहीं हम सुपीरियर हैं, बाकी के सारे इंफीरियर हैं, तो लड़ाइयां होंगी। यही हो रहा था जर्मनी में। जर्मनी में जिस सेक्शन को हिटलर बिलोंग करता था वो था आर्यन सेक्शन और आर्यन रेस। हिटलर ने कहा कि आर्यन रेस जो है वो बाकी के सभी रेसेस से सुपीरियर है। सो हिटलर का जो आइडिया था नाजिज्म का वो किस चीज पे बेस्ड था? आर्यन सुपीरियोरिटी, आर्यन सुपीरियोरिटी पर बेस्ड था उसका आइडिया। ये बात आपको समझ में आ गई? इस बात से ना बिल्कुल पल्ले गांठ बांध लो इस बात की, ये भूलनी नहीं है जीवन में कभी भी। ओके, he then went on to wrest Germany, German speaking, so जर्मन स्पीकिंग सुडेंटेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लाविया, चेकोस्लाविया भी उस टाइम पे एक नेबरिंग कंट्री मान लीजिए आप, एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री। शुरू में ये गया था उस कंट्री के सिर्फ जर्मन स्पीकिंग एरियाज को जीतने के लिए, लेकिन जब इसने जर्मन स्पीकिंग एरियाज को जीत लिया तो इसने बाकी के पूरे कंट्री को भी ऑक्यूपाई कर लिया, उस पर हड़प अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड लेकिन इसको अभी सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को लगता था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ये वर्साइलिस की ट्रीटी इसके ऊपर थोपी गई थी, जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी, वो बहुत ज्यादा हार्श थी। ठीक है, इसीलिए इंग्लैंड जो है वो इसको चुपचाप बैकडोर एंट्री से सपोर्ट भी कर रहा था, which had considered the Versailles verdict too harsh. These quick successes at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. अभी तक जो देश ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहा था, इतना अनएम्प्लॉयमेंट था, इतना ज्यादा महंगाई थी, हाइपर इन्फ्लेशन था, अब वो कंट्री धीरे धीरे बैक टू डेवलपमेंट के रोड पर चढ़ गई थी।
Hitler did not stop here. Schacht had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. Rearmament का क्या मतलब है? दोबारा से एक फौज बनाना। अब जो शार्ट थे वो क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे। वो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के हिसाब से एडवाइस देते थे। उन्होंने हिटलर को सजेस्ट किया कि आप अभी अपनी सेना का गठन ना करें, एक सेना दोबारा से ना बनाएं, क्योंकि सेना की जाएगी सैलरीज, सेना के लिए आएंगे हथियार, उस पर होगा खर्चा। और अभी भी इवन स्टिल नाउ, मतलब उस टाइम पे वो उन्होंने कहा कि अभी भी जर्मनी में इतनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक फौज का खर्चा उठा सके। Cautious people, however, had no place in Nazi Germany, लेकिन ये बात हिटलर को पसंद नहीं आई। हिटलर को ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो बहुत कॉशन के साथ काम करते थे, बहुत सोच समझकर काम करते थे। उसको ऐसे मतलब एग्जैक्ट एकदम से सडनली एब्रप्ट डिसीजंस लेने वाले लोग पसंद आते थे। शार्ट हैड टू लीव द कंट्री, इसीलिए शार्ट को मतलब हिटलर का साथ छोड़कर जाना पड़ा। हिटलर चोज वॉर एज द वेज आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर को लगा कि भाई कोई बात नहीं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है तो क्या हो गया, हम वॉर लड़ेंगे, वॉर जीतेंगे और उसके बाद अपनी इकोनॉमी अपने आप रिकवर हो जाएगी जब सामने वाली पार्टी से कॉम्पनसेशन आएगा। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। हिटलर ने डिसाइड किया कि रिसोर्सेज कैसे इकट्ठा की जाएंगी? बाय एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर जर्मनी है, जर्मनी अपने आसपास के देशों पर लूट मचाएगा, उनको हराएगा और हराने के बाद इस कंट्री की सारी रिसोर्सेज को जर्मन्स के डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, पोलैंड पर अटैक करते हैं। ये सितंबर 1939 में जर्मनी जो है वो पोलैंड पर अटैक करता है और यहीं से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 की। क्योंकि पोलैंड पर अटैक करते ही पोलैंड के जो सपोर्टिंग कंट्रीज थे, क्या क्या, फ्रांस एंड इंग्लैंड, वो भी वॉर में कूद जाते हैं। और अब इंग्लैंड जर्मनी के अगेंस्ट था, क्योंकि इंग्लैंड को नहीं पता था कि जर्मनी दोबारा से पावर में आकर दोबारा से थोड़ा सा स्टेबलाइज होकर वॉर छेड़ देगा। अब इंग्लैंड थोड़ा रिग्रेट भी कर रहा था कि भाई मैंने इसका इतना सपोर्ट क्यों किया। In September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, strengthening Hitler's claim to international power. अब क्या हुआ, सितंबर 1940 में एक अग्रीमेंट साइन होता है जर्मनी, इटली एंड जापान के बीच में, जिसकी वजह से अब इटली और जापान भी पावर जर्मनी के सपोर्ट में इस वॉर में कूद जाते हैं। एंड फाइनली अब इस वॉर में 6 कंट्रीज आ गई हैं। कौन सी? एक तरफ है पोलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, और एक तरफ है जर्मनी, इटली एंड जापान। ये जो 2 कंट्रीज हैं, ये जो 2 सेक्शंस हैं कंट्रीज के, ये आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको यूएसए दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिकली बहुत सफर किया था, वहां पे ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। ओके, इसीलिए यूएसए नहीं चाहता था इस वॉर में इन्वॉल्व होना, लेकिन फिर भी यूएसए को खींचकर इस वॉर में लाया जाएगा। क्यों, कैसे, देखते हैं। पपेट रेजिम्स सपोर्टिंग। सो देखिए, जहां जहां पे हिटलर ने जीत हासिल की वहां पे उन्होंने पपेट सरकारें बिठा दी, यानी वो सरकारें जो उनके हिसाब से एक्ट करती थी, ठीक है। सो पपेट regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large parts of Europe. By the end of 1940, Hitler was at the pinnacle of his power. ये एक ऐसा टाइम था 1940s के एंड वाला जो टाइम था जब हिटलर अपनी पावर के पीक पर था। उस टाइम वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पावरफुल फील करता था एंड वही उसका सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम था। Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. अब वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ आने लगा, यानी वो रशिया की तरफ अब मूव करेगा। वो ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज को चुनौती देगा, छेड़ेगा उनको और फिर हारेगा। He wanted to ensure food supplies and living space for Germans. वो चाहता था कि पूरे यूरोप में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा अच्छी रिसोर्सेज हों तो वो जर्मन्स हों। फूड सप्लाईज यानी खाने की कभी जर्मन्स को कमी ना पड़े, क्योंकि उनके पास इतना सारा लैंड होगा पूरे यूरोप का। He attacked the Soviet Union in June 1941. जून 1941 में सोवियत यूनियन पर, यानी यूएसएसआर, जो प्रेजेंट डे रशिया और कुछ 10-15 कंट्रीज और जो रशिया का हिस्सा थी उस टाइम पे, उस पर अटैक किया इसने। In this historic blunder,
Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies. देखिए मैं मैप के थ्रू आपको समझाती हूँ। मैप में चलते हैं वापस। ये जो एरिया है ये है ईस्टर्न यूरोप। इस पर कब्जा करने का हिटलर का स्टार्टिंग से सपना था एंड फाइनली हिटलर जो है ये पोलैंड, यूक्रेन, इन सारे एरियाज पर कब्जा करने के बाद अब रशिया यानी यूएसएसआर पर अटैक कर रहा था और उसने अटैक कर भी दिया। यहाँ पे उसने अटैक कर दिया। अटैक की वजह से क्या हुआ, ये ईस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ से उसको थ्रेट मिले यूएसएसआर की तरफ से। यूएसएसआर की आर्मी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और जब उसकी आर्मी यहाँ लड़ने गई हुई थी तो जर्मनी का ये वाला वेस्ट वाला जो हिस्सा था ये बिल्कुल फ्री छूट गया है यूके यानी कि इंग्लैंड की तरफ से अटैक्स के लिए। यूके ने इस चीज़ का पूरा फायदा उठाया। यूके ने यहाँ से अपने एयरक्राफ्ट्स भेजकर बॉम्बिंग करवाना शुरू कर दिया इस पार्ट में एंड इस साइड से जो ये हिटलर था इसे बहुत टफ कंपटीशन दे रही थी यूएसएसआर की आर्मी। अब यूएसएसआर की आर्मी इतना ऊपर से इसने अटैक किया था सर्दियों में। उस टाइम पे यूएसएसआर यानी कि जो रशिया है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इस ठंड से जो यूएसएसआर की आर्मी थी वो तो वाकिफ थी लेकिन जर्मनी की आर्मी इस बात से अवेयर नहीं थी एंड जर्मनी की आर्मी इसीलिए बिना प्रिपरेशंस के गई थी। -40 डिग्री के टेम्परेचर में लड़ने की उम्मीद जर्मनी की आर्मी को नहीं थी। जर्मनी की आर्मी हार गई और जर्मनी की आर्मी जब हार कर वापस भाग रही थी तो उसके पीछे पीछे यूएसएसआर की आर्मी भाग ली और वो इनको बीच में जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन वहां तक यूएसएसआर की आर्मी ने जर्मनी की आर्मी को फॉलो किया। अभी आगे पढ़ लेते हैं। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on the Germany at Stalingrad. After this, the Soviet Red Army hounded on the retreating German soldiers, यानी जो जर्मन सोल्जर्स वापस जर्मनी की तरफ भाग रहे थे उनकी तरफ कुत्तों की तरफ पड़ गए जो यूएसएसआर की आर्मी थी। हाउंड जो होती है ना वो एक डॉग ब्रीड होती है, वहीं से बना है हाउंडेड वर्ड जिसमें कोई भी एक चीज किसी दूसरी चीज के पीछे भाग रही होती है। ओके Until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the Eastern Europe for half a century thereafter. यानी कि सोवियत आर्मी इनको बर्लिन तक इनके पीछे पीछे भागी। बर्लिन क्या थी, कैपिटल थी, कहाँ की, जर्मनी की कैपिटल थी। वहां तक सोवियत आर्मी इनके पीछे पीछे भागी और जब उन्होंने इस पूरे जो जर्मनी की आर्मी के पीछे पीछे यूएसएसआर की आर्मी भाग रही थी उस टाइम पे यूएसएसआर की आर्मी ने तकरीबन पूरे ईस्टर्न यूरोप पे अपना मतलब सुपीरियॉरिटी पूरे कंट्रीज को दिखा दी और ये सुपीरियॉरिटी की वजह से ये कंट्रीज इसकी बातें मानेंगे, यूएसएसआर को एक बहुत सुप्रीम पावर की तरह देखेंगे अगले 50 साल के लिए। अगले 50 साल क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि बाद में 1991 में जाके यूएसएसआर कमजोर पड़ता है और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है जिसके बाद बहुत सारे देश टूटते हैं यूएसएसआर में से और यूएसएसआर अब कन्वर्ट हो जाता है रशिया में। बट वो एक अलग स्टोरी है। अभी के लिए हम जर्मनी पे फोकस कर लेते हैं। मीनवाइल द यूएसए had resisted involvement in the war. It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused. अभी क्या है, यूएसए ना अभी चाहता नहीं था इस वॉर में इन्वॉल्व होना क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसको इकोनॉमिकली बहुत सफर करना पड़ा था। जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, बहुत ज्यादा उसके स्टॉक्स गिर गए थे। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान जो है, अब जापान की और ईस्ट की हम बात क्यों कर रहे हैं, हाँ जी, तो बेसिकली आपको वर्ल्ड मैप कुछ इस टाइप का दिखाई देगा जिसमें ईस्ट में आपको जापान दिखेगा यहाँ पर, ओके, एंड वेस्ट में आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखेगा। लेकिन जब आपको पता है दुनिया गोल है तो अब इसको हम, ये जो पैसिफिक ओशन है ना इस साइड और ये जो पैसिफिक ओशन है इस साइड, ये एक ही ओशन है। जब ये गोल घूम कर आएगी तो ये दोनों पानी के जो वाटर बॉडीज हैं ये मैप पर भी मिल जाते हैं ग्लोब के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका पैसिफिक ओशन का मैप देखो। पैसिफिक ओशन के नॉर्थ ईस्ट वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले है ये वाला पार्ट हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। सो बेसिकली अगर पैसिफिक ओशन की बात देखी जाए तो उसके वेस्ट में यहाँ पर ये है जापान एंड ईस्ट में है नॉर्थ अमेरिका और इन दोनों के बीच में है ये हवाईयन आइलैंड्स जो कि नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी है। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसको हम कहते हैं पर्ल हार्बर। क्या कहते हैं इसको, पर्ल हार्बर। देख लेते हैं।
पर्ल हार्बर पे अटैक किया था किसने? जापान ने, December 7, 1941 में। यहाँ से जापान के प्लेन्स उड़े और उन्होंने हवाईयन एक आइलैंड है जिसको कहते हैं पर्ल हार्बर, मतलब उस होनोलुलु वहाँ की कैपिटल है, ठीक है। ओआहू ये एक आइलैंड था जिसके ऊपर एक पोर्ट था पर्ल हार्बर, इस पर अटैक किया था जापान ने 1941 में। इसके बाद यूएसए का दिमाग खराब हो गया और यूएसए ने भी वॉर में इंक्लूड होना शुरू कर दिया, वॉर में यूएसए ने भी हिस्सा ले लिया। थोड़ा सा आगे पढ़ते क्या होता है। जापान की इतनी ताकत बढ़ रही थी, it had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific. When Japan extended its support to the Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping off the atom bomb in Hiroshima, जापान। बेसिकली 1945 में हिटलर वॉर हार जाता है, क्यों? क्योंकि यूएसए उसकी जो एक सबसे मोस्ट समझ लीजिए उसका जो एलाई था जर्मनी का, जापान एक एलाई था जर्मनी का, यूएसए उसकी एक सिटी है हिरोशिमा, उस पर शायद 6 अगस्त 1945 को बॉम्ब ड्रॉप करता है, एटम बॉम्ब, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जनता वहाँ मतलब नहीं रहती है, खत्म हो जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग, उनके मतलब अवशेष भी नहीं मिलते, बॉडी के रिमेन्स भी नहीं मिलते। एंड इस झटके की वजह से जापान रिसीड कर जाता है वॉर में से। जापान का सपोर्ट हटते ही जर्मनी फॉल्स टू द एलाइड पावर्स वंस अगेन, एक और वॉर जर्मनी हार गया, ठीक है। फ्रॉम दिस brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. अब आपको पूरा कोर्स तो समझ में आ ही गया कि वॉर कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, कैसे जो जर्मनी है उसने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया, और ये सारे बाकी जो पोलैंड वगैरह पर अटैक्स किए, ये सारी बातें तो आप समझ चुके हैं। अब इसका रिपरकशंस क्या होंगे? जो नाजीज सपोर्ट कर रहे थे उनको, जो नाजीज अडोल्फ हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे, अब वॉर खत्म होने के बाद उनका क्या होगा? करते हैं बात द नाजी वर्ल्ड व्यू। The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices. Nazis ने जो भी क्राइम किए वो एक प्रैक्टिस या फिर एक बिलीफ के तहत किए। वो मानते थे कि उनकी जो रेस है, उनकी जो मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए उनकी जो जाति है, वो बाकी के जो जर्मन जातियां थी उनसे अबव है, सुपीरियर है। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। हिटलर दुनिया के बारे में क्या सोचता था, यही नाजियों की आइडियोलॉजी थी। According to this, there was no equality between people, but only a racial hierarchy. उनका मानना था कि इक्वेलिटी नहीं हो सकती लोगों के बीच में, हमेशा कोई ना कोई सुपीरियर होगा और बाकी सब उसके इंफीरियर होंगे अलग अलग लेवल्स पे। In this view, blonde, blue-eyed, Nordic German Aryans were at the top. ऐसे लोग जिनका रंग सफेद था, जिनके बाल मतलब ऐसे ब्लॉन्ड होते हैं ना, गोल्डन कलर के जिनके बाल होते हैं, ठीक है, और जिनकी आंखें नीली होती हैं, वो सबसे सुपीरियर है, वो सबसे टॉप पर है। While Jews were located at the lowest rung, जबकि ज्यूज को, जो उनके कंट्री में ज्यूज थे, यहूदी थे जो जर्मनी में, सिर्फ वही नहीं पूरे दुनिया के जो यहूदी हैं उनको जर्मन्स जो हैं वो सबसे नीचे स्तर का मानते थे। They came to be regarded as anti-race, the arch enemies of the Aryans. हिटलर ने इनको आर्यंस का सबसे बड़ा दुश्मन कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरी जनता के मन में ज्यूज के अगेंस्ट, यहूदियों के अगेंस्ट आक्रोश भरने लगा, गुस्सा भरने लगा। All other colored people were placed in between depending upon their external features, यानी शारीरिक जो फीचर्स हैं उनके बेसिस पे बाकी सभी जातियों को आर्यंस के सबॉर्डिनेट रखा जाने लगा, आर्यंस से निचले स्तर पर रखा जाने लगा। Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. Darwin was a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. हिटलर के जो ये विचार थे ये कुछ साइंटिस्ट्स के विचारों पर बेस्ड थे, जैसे कि चार्ल्स डार्विन हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया। अब चार्ल्स डार्विन का आपने साइंस में नाम सुना होगा या फिर आप अगली क्लासेस में साइंस में उनका नाम सुन लेंगे। 10th में जरूर आएगा चार्ल्स डार्विन आपकी साइंस में, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थियरी दी थी। 10th में नहीं तो 11th और 12th में जरूर आएगा, आप इवोल्यूशन जब पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। सो चार्ल्स डार्विन जो थे वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, जो जिन्होंने कंप्लीट किस तरीके से प्लांट्स बने हैं, एनिमल्स बने हैं, इवॉल्व हुए हैं कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब समझाने का प्रयास किया था। हर्बर्ट स्पेंसर
लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था आइडिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, यानी भाई जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो नेचर में सर्वाइव कर जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा तेज होगी वो नेचर में सर्वाइव कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड-19 में आपको क्या लगता है कि कौन लोग सबसे ज्यादा सर्वाइव कर पाए हैं? जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। सो इसीलिए ये जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचर में इंसानों को तो फिर भी आपस में इंसान जो है सोशल एनिमल है, किसी को अगर हम दुख में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है और हम उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। जानवरों में जनरली ये सब नहीं होता, ठीक है। जानवर हमेशा अपने सर्वाइवल पर फोकस करते हैं, चाहे एट द कॉस्ट ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, इसीलिए ये जो आइडिया था हर्बर्ट स्पेंसर का, इट इज वेरी वेरी एक्यूरेट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये याद रख लीजिए। साइंस में अगर आप आगे साइंस पढ़ना चाहते हैं, दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल इवोल्यूशन, ठीक है। According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves with the changing climatic conditions. We should bear in the mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. चार्ल्स डार्विन का ये मानना नहीं था। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि इवोल्यूशन जो है वो कम्प्लीटली एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें इंसानों का कोई रोल नहीं हो सकता। However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people. लेकिन उसने जो आइडियाज दिए उसको ये जो लोग थे जो अपनी सत्ता बढ़ाना चाहते थे, अपनी पावर बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने एक एक्सक्यूज के तौर पर यूज किया। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि भाई जो सबसे फिटेस्ट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा फिजिकली, वो सर्वाइव कर जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी यही बातें कही। उसने और थोड़ा सा ये कह दिया कि भी जो सबसे फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हिटलर जैसे जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने इसी स्टेटमेंट को जनता में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही बताने के लिए यूज किया। उन्होंने कहा कि भाई जो नाजीज हैं या फिर जो आर्यन रेस है जर्मनी की, वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है क्योंकि वो फिजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इसी रीजन से जो नाजीज हैं वो हाईएस्ट लेवल पे है, और वो क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो सर्वाइव करेंगे और बाकियों को इतना सर्वाइवल का मौका नहीं मिलना चाहिए। The Nazi argument was simple. The strongest race would survive and the weak ones would perish. जो सबसे ज्यादा ताकतवर जाति होगी वो सर्वाइव कर जाएगी, जो नहीं होगी ताकतवर वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। The Aryan race was the finest. It had to retain its purity, become stronger and dominate the world. हिटलर का मानना था कि जो आर्यनों की जाति थी, आर्यंस की जो कास्ट थी या फिर आप कह लीजिए एथनिसिटी थी, रेस थी, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी। उसको अपनी प्योरिटी मेंटेन करने की जरूरत है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई आर्यन रेस की जो महिला है वो किसी दूसरी रेस के व्यक्ति से शादी कर ले, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो रेस है उसमें मिलावट आ जाएगी, ऐसा इनका मानना था। प्योरिटी बिकम स्ट्रॉन्गर, प्योरिटी उसके बाद बिकम स्ट्रॉन्गर। अब इनको अपनी रेस को प्योर रखना था, इसके अलावा इन्हें अपनी रेस को और ताकतवर बनाना था और बाकी की पूरी दुनिया पर राज करना था, ऐसा हिटलर का मानना था। The other aspects of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum or living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. उनको लगता था कि जैसे जैसे जर्मन्स की आबादी बढ़ेगी उन्हें रहने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत है, और ज्यादा जगह कब आएगी और कैसे आएगी? जब जर्मनी दूसरे कंट्रीज पर अटैक करेगा, वहां के लोगों को मारेगा और वहां के लोगों की जमीन को छीनकर अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए यूज करेगा। This would enhance the area of the mother country while enabling the settlers on new land to retain an intimate link with the place of their origin. It would also enhance the material resources and power of German nations. Hitler intended to extend German boundaries by moving eastwards to concentrate all Germans geographically in one place. Poland became the laboratory for this experimentation. अब देखिए मैप देखते हैं दोबारा से एक बार, आपको दिखेगा कि पोलैंड जो है ना वो बिल्कुल जर्मनी के पास में है। ये देखिए मैप में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जर्मनी है एंड इसके साथ में पोलैंड है। हिटलर को लगा कि उसको अगर अपनी कंट्री को एक्सपैंड करना है तो उसे इस तरफ मूव करना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ, और इस तरफ मूव करते हुए सबसे पहले जो देश उसको फंसा वो था पोलैंड। तो पोलैंड बन गया इस एक्सपेरिमेंटेशन का बेस या फिर लैंड जहां पर वो यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकता था। ओके,
यहाँ पे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की बात हो रही है, तो ये एक नया वर्ड आया है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं नॉर्डिक जर्मन आर्यंस? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यंस, जिनको हम आर्यंस कहते हैं उन्हीं की एक ब्रांच है, ठीक है। दे लिव्ड इन नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ऑरिजिन। नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में ये लोग रहते थे, जैसे कि स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, लिथुएनिया हो गया, ओके, एस्टोनिया हो गया, इन कंट्रीज में ये लोग रहते हैं नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रेशियल स्टेट, लेकिन इस टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि दिस क्लास विल बिकम अननेसेसरीली लेंदी अदरवाइज। सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।